नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सबका बहुत सहायता और प्यार मिल रहा है। ऐसे ही आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका सहयोग देते रहिए। आज हम कुंडली विश्लेषण में एक और सेलिब्रिटी या फिर ये कहे कि बड़े राजनेता की कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। आज का जो कुंडली विश्लेषण है वो प्रियंका गांधी वाड्रा की कुंडली का विश्लेषण है। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम सीधे बात पे आ जाते हैं कि प्रियंका गांधी का जो बर्थ डिटेल है इंटरनेट पे जो उपलब्ध है वो कुछ इस प्रकार है। बर्थ डेट 12 जनवरी 1972, 12 जनवरी 1972, बर्थ टाइम जन्म समय शाम 5:05 और जन्म स्थल प्लेस जो है वो न्यू दिल्ली। इस समय के मुताबिक जो उनकी जन्म कुंडली बनती है वो कुछ इस प्रकार बनती है। ये आप देख सकते हैं, मिथुन लग्न की कुंडली बन रही है और उसमें ग्रह कुछ इस तरह से स्थापित है। तो हम इनकी ये मिथुन लग्न की कुंडली में एक के बाद एक हाउस जो जीवन के जो पहलू दिखाते हैं उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने 12 के 12 भावों को कवर करने का कोशिश किया है, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट आप देखिएगा और जानिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम सीधे कुंडली पे चलते हैं। तो ये उनकी प्रियंका गांधी जी की कुंडली है और इसमें हम प्रथम भाव से शुरू करते हैं। तो प्रथम भाव जहाँ पे मिथुन लग्न है, तो प्रथम भाव से हम ज़्यादातर उनका इंसान का व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं। तो लग्न जो है वो मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में है। उनके देवता माता अदिति है, जो आदित्यों की माता है, देवताओं की माता है। तो माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद उनके व्यक्तित्व में स्पष्ट दिखाई देता है और उनका व्यक्तित्व भी एक कुछ खास अनोखा हमें महसूस होता हुआ नजर आता है। मिथुन राशि का स्वामी जो बुध है, लग्न का स्वामी बुध, वो 7वें भाव में बैठा हुआ है। वहां से सीधा लग्न भाव अपने भाव को दृष्टि कर रहा है और उसके साथ गुरु भी है। तो गुरु की भी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये तीनों ग्रहों की दृष्टि लग्न पर पड़ने से उनका एक अलग पर्सनालिटी है, एक कुछ खास व्यक्तित्व है, कुछ एक क्या बोलते हैं, चार्मिंग सुपर पर्सनालिटी बोलते हैं, उस तरह का एक व्यक्तित्व है। और उनकी सोच भी बहुत ही शुद्ध, सात्विक और धर्मनिष्ठ या ये कि हाई मॉरलिटी टाइप का उनका थॉट्स है, उनके विचार है। दूसरे भाव से हम ज़्यादातर वाणी, परिवार, चेहरा ये सब देखते हैं। दूसरे भाव में कुंडली में केतु ग्रह स्थित है और केतु वो पुष्य नक्षत्र में है। दूसरे भाव का स्वामी चंद्र है। अब केतु पुष्य नक्षत्र में है और पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति स्वयं है, जो अपनी स्वराशि स्वग्रही होकर धनु राशि में 7वें भाव में स्थित है और वो मूल नक्षत्र में है। ये केतु बृहस्पति के नक्षत्र में होने से केतु के कुछ अशुभ प्रभाव
कम हो जाते हैं। और अगर हम इसको कुंडली को आप भाव चलित कुंडली में देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि भाव चलित में जो बृहस्पति है वो हरे रंग से दिखाया हुआ है, वो अष्टम भाव में चंद्र के छठे भाव में चंद्र के साथ आ जाते हैं। तो वहां से गुरु नवमी दृष्टि से केतु पर दृष्टि भी कर रहे हैं। और भाव चलित में शुक्र भी नवम भाव से अष्टम भाव में आ जाते हैं, तो वहां से भी दूसरे भाव पर शुक्र की भी दृष्टि पड़ती है। तो यहाँ केतु पर दोनों शुभ ग्रह जो ब्राह्मण ग्रह है, गुरु की और शुक्र की दृष्टि प्रभाव स्पष्ट होने से, और दूसरे भाव का कारक जो है वाणी का कारक बुध, वो गुरु के साथ होने से उनकी वाणी में बहुत ही शुद्धता, स्पष्टता, सात्विकता और सौम्यता, जो बोलते हैं ना एकदम सभ्यता वाली वाणी बोलते हैं। और उनकी सुंदरता भी, चेहरे की सुंदरता भी बहुत ही अलग है, एकदम सब जबरदस्त अट्रैक्टिव फेस और चार्मिंग फेस हमें दिखाई देता है। अब हम दूसरे भाव के परिवार से बात करते हैं, तो कुंडली में गुरु दसम भाव का स्वामी है, यानी सत्ता भाव का स्वामी है, और भाव चलित में चंद्र के साथ छठे भाव में बैठा हुआ है, वहां से दूसरे भाव पर दृष्टि करता है। तो ये बताता है कि उनको राज सत्ता से जुड़ा हुआ परिवार प्राप्त हुआ है, और वो भी सूर्य के साथ भी सप्तम भाव में होने से वो एक प्रभावी राज सत्ता वाला परिवार उनको प्राप्त हुआ है। तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव से हम ज़्यादातर भाई बहन, अपना कम्युनिकेशन या संवाद, ये सब बारे में हम बात करते हैं। तो तीसरे भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो कुंडली में गुरु के साथ है। गुरु नैसर्गिक बड़े भाव का कारक तो है ही, और वो स्वग्रही भी है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि उनको एक बड़े भाई है, जो राहुल गांधी जी उनके बड़े भाई हैं। अब तीसरे भाव का स्वामी सूर्य है, और संवाद का नैसर्गिक कारक, कम्युनिकेशन का नैसर्गिक कारक बुध भी है। तो फिर से सूर्य और बुध दोनों एक साथ बृहस्पति के साथ भी होने से, उसमें भी साथ में बृहस्पति है, तो तीसरे भाव का स्वामी वापस एक और चीज है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी राजकीय कार्यों से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, उसके देवता विश्वदेव हैं। तो ये बताता है कि ये सब चीजें कि उनमें जो संवाद या बातचीत करने की क्षमता है, उनके अंदर संवाद या बातचीत करने की जो क्षमता है वो बहुत जबरदस्त है। किसी को समझाने की, कन्विंस करने की क्षमता बहुत जबरदस्त है। और गुरु साथ होने से बातचीत में, संवाद में एकदम सा ठहराव देखने को मिलता है। उनके संवाद में भी स्पष्टता और सच्चाई दिखाई देती है। तो कहीं कहीं उसमें सूर्य के साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होने से कोई बार उग्रता भी स्पष्ट दिखाई देती है। चतुर्थ भाव से, अब हम चतुर्थ भाव पर आते हैं। तो चतुर्थ भाव से हम आम जनता, माता, मन की स्वस्थता, ये सब बातें देखते हैं। तो चतुर्थ भाव का स्वामी भी बुध है, और वो स्वग्रही गुरु के साथ केंद्र में एक ही राशि में स्थित है, और एक ही नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र में दोनों स्थित है। तो यहां से यह स्पष्ट करता है कि माता के साथ उनका बहुत गहरा लगाव है, और माता का संपूर्ण सुख उनको प्राप्त है। माता का प्यार भी उनको बहुत ही प्यार प्राप्त है। माता के साथ उनका रिश्ता है वो कई जन्मों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मूल नक्षत्र में है। अब चतुर्थ भाव आम जनता की बात करें तो, या प्रजा की बात करें, तो यहाँ से भी यह स्पष्ट दिखता है कि जनता के साथ भी उनका गहरा रिश्ता है। जनता का प्यार और समर्थन उनको मिल रहा है, और आने वाले समय में भी बहुत जबरदस्त मिलेगा। जनता में उनकी बहुत ही लोक चाहना है। यहाँ एक चीज और देखते हैं फिर से, क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि दसम भाव जो है सत्ता का भाव, वो गुरु है, और उसके साथ जनता का स्वामी बुध, ये दोनों एक साथ एक ही नक्षत्र में स्थित है, और वो भी सत्ता कारक सूर्य के साथ। तो कहीं ना कहीं ये इसी वजह से उनको चाहे
काफी देर के बाद, देर से ही सही, किंतु उनको राजकारण या राजकीय कार्य क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में वो आए और एक अच्छे नेता के तौर पर अपनी छाप धीरे धीरे उभर रहे हैं और आने वाले समय में भी एक बहुत ही अच्छे राजनेता बनकर वो उभर सकते हैं। उनके जीवन में भी बहुत सारे शुभ अशुभ पड़ाव भी आए। छोटी उम्र में दादी की मृत्यु, चाचा की मृत्यु, पिताजी की मृत्यु, प्रेम विवाह, पति पर संकट आए, भाई पर संकट आए, लेकिन किंतु इन सभी परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को बहुत ही मन को स्वस्थ रखकर, स्वस्थ अवस्थाओं में इन सभी परिस्थितियों का सामना करके वो आगे बढ़ती चली है। तो मन की स्वस्थता भी उनकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शुभ है। अब हम आते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव पर हम ज़्यादातर अभ्यास, मंत्री पद, मंत्रणा या मंत्रणा शक्ति के बारे में देखते हैं। पंचम भाव में कोई ग्रह तो है ही नहीं, किंतु पंचम भाव का स्वामी जो शुक्र है वो नवम भाव में है, यानी पंचम भाव से पंचम भाव में है, अपने भाव से पंचम भाव में है। यानी यह स्पष्ट हो रहा है कि ये अभ्यास में तो बहुत ही अच्छा है। और शुक्र कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में है। ये फिर से यही दर्शाता है कि राजकीय कार्य क्षेत्र के लिए मंत्रणा शक्ति उनकी बहुत ही है और बहुत जबरदस्त है। जनता के साथ मंत्रणा बहुत शुभ है, क्योंकि जनता के कारक जो है, जनता का कारक जो शनि है, उसकी शुक्र पर दृष्टि है, 10वीं दृष्टि प्रभाव कर रही है। और दूसरी महत्व की बात, शुक्र और शनि में राशि परिवर्तन भी है। शुक्र शनि की राशि में, शनि शुक्र की राशि में। तो और एक चीज, शुक्र और शनि दोनों मित्र ग्रह भी है। तो जनता के साथ मंत्रणा करने में उनको बहुत ही सफलता प्राप्त हो रही है और बहुत अच्छे से जनता के साथ जुड़ जाते हैं। अब हम आते हैं छठे भाव। छठे भाव से हम ज्यादातर क्या देखते हैं, रोग, शत्रु, कोर्ट कचेरी वगैरह सब। तो छठे भाव में चंद्र है, वो अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र के देवता मित्र आदित्य है, उनका नाम ही है मित्र आदित्य, यानी वो सबके मित्र होते हैं, उनके कभी कोई दुश्मन होते नहीं है। वो ज्यादातर शत्रु भाव किसी से रखते नहीं है, मित्र भाव ही रखते हैं। छठे भाव का स्वामी जो मंगल है वो 10वें भाव में मीन राशि में रेवती नक्षत्र में है। वो भी एक उनके जो देवता है वो भी पुष्ण आदित्य है, यानी यहाँ से चंद्र और मंगल का शुभ संबंध बैठ रहा है। अब 10वां भाव सत्ता भाव का भाव है। यहाँ ये दर्शाता है कि उनके शत्रु जो है वो राजकीय है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी 10वें भाव में सत्ता भाव में बैठा हुआ है। कि यहाँ पे 10वें भाव का जो स्वामी है फिर से वो है गुरु बृहस्पति। छठे भाव का स्वामी मंगल 10वें में बैठा हुआ है, किंतु 10वें का स्वामी बृहस्पति वो अपने भाव से 10वें भाव में, और वो भी केंद्र में यानी कुंडली में धन का स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। तो इसकी वजह से ये उनको एक जबरदस्त प्रोटेक्शन मिल रहा है। और मैंने कहा वैसे कि भाव चलित कुंडली में अगर देखते हैं तो चलित कुंडली में गुरु बृहस्पति छठे भाव में चंद्र के साथ आ जाते हैं और वहां से 5वीं दृष्टि से मंगल पर भी दृष्टि कर रहे हैं, अपने स्वयं के भाव पर, और वहां केतु पर भी दृष्टि कर रहे हैं। तो इस वजह से ये उनको शत्रु उनका कोई खास कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ एक चीज है कि शनि जो है 12वें भाव में, शनि की 7वीं दृष्टि चंद्र पर है और नक्षत्र दृष्टि भी चंद्र पर है। यहाँ पे ये चीज ये भी है क्योंकि शनि कृतिका नक्षत्र में है, वहां से सीधे अनुराधा नक्षत्र पर दृष्टिपात कर रहा है नक्षत्र। इससे ये कह सकते हैं कि उनको शनि का चंद्र पर बहुत ही जबरदस्त प्रभाव होने से 12वां भाव में है तो छुपे शत्रु से बच के रहना चाहिए। अंडरग्राउंड आपके पीछे बैक स्टेबिंग या मतलब कुछ आपके मित्र ही आपके कुछ शत्रु ही आपको कुछ पता ही नहीं चले और आपके साथ
कोई षड्यंत्र बना दे, आपके पीछे ही कोई षड्यंत्र आपका हो रहा हो, आपको पता नहीं, यानी छुपे शत्रु से बचना चाहिए। और छुपा शत्रु दूसरा कौन होता है? आपकी शरीर की बीमारी। तो ये जो शनि और चंद्र का जो सीधा संपर्क हो रहा है, वहां से ऐसा लग रहा है कि उनको कोई मानसिक बीमारी होने की संभावना है। इसलिए उनको मेडिटेशन, वो योगा वगैरह वो करते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि उनको ये हमेशा रेगुलरली करना चाहिए। अब आते हैं हम 7वें भाव पे। 7वें भाव से हम ज़्यादातर दाम्पत्य जीवन देखते हैं। 7वें भाव में गुरु स्वयं अपने भाव में, अपने ही राशि में स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। उसके साथ बुध है, लग्न का स्वामी, और सूर्य भी है। यानी लग्न और सप्तम दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों ही शुभ ग्रह है, लग्नेश सुखेश दोनों हो गया। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन तो मिलता ही है कि उनका दाम्पत्य जीवन तो अच्छा है। अब सप्तम का कारक जो शुक्र है वो 9वें भाव में है, जो दाम्पत्य, वो भी अच्छी बात है। और शनि के साथ राशि परिवर्तन करने से वो 12वें भाव का भी प्रभाव दिखाता है, तो शुक्र 12वें भाव में अच्छा दाम्पत्य जीवन देता है। और दाम्पत्य जीवन के लिए हम नवांश कुंडली को भी चेक करते हैं। तो इनकी नवांश कुंडली में अगर हम देखते हैं तो सप्तम भाव में शुक्र तुला राशि का स्वग्रही होकर आ जाता है, और लग्न में गुरु आ जाता है, यानी गुरु की सप्तम भाव में शुक्र पर दृष्टि भी आ जाती है, शुभ दृष्टि। तो ये सब इंडिकेशन मिलता है कि उनके जीवन साथी से उनका अच्छा रिश्ता नाता है। और जो सप्तम भाव में गुरु जो है वो मूल नक्षत्र में होने से उनके जीवन साथी के साथ भी उनका कई जन्मों से उनका रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है, और बहुत ही अच्छा उनको जीवन साथी मिले, और दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा है और सुखी दाम्पत्य जीवन दर्शाता है। अब हम अष्टम भाव में आते हैं। तो अष्टम भाव से हम ज़्यादातर क्या देखते हैं? आयु देखते हैं, और ये फीमेल है तो उनका हम ससुराल भी देख लेते हैं। तो अष्टम भाव में राहु है, मकर राशि में, श्रवण नक्षत्र में है। अष्टम भाव का स्वामी जो है शनि, वो अपने भाव से पंचम भाव में है, यानी अपने जात समाज से अलग समाज का ससुराल मिलना दिखता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों शनि और राहु का प्रभाव दिखता है। यहाँ राहु की शनि पर दृष्टि भी है, तो यहाँ ये भी दिखता है कि ससुराल में बहुत प्यार मिला हुआ है या मिल रहा है। और अष्टम भाव में राहु से ये भी हम कह सकते हैं कि उनको मध्यम से लंबी आयु अवश्य मिली हुई है। और अष्टम में राहु होने से कोई रिसर्च या संशोधन कार्य से भी जोड़ता है, या कोई खास डिटेक्टिव कार्य से भी वो जुड़ सकते हैं, या उनको उस तरह से कार्य भी बहुत ही सफलता दे सकते हैं। अब हम नवम भाव में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है ये, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से हम पिता और धर्म की बात करेंगे, बहुत जबरदस्त है इस कुंडली में ये चीज। तो नवम भाव में शुक्र है कुंभ राशि में, धनिष्ठा नक्षत्र में। उनके देवता अष्टवसु है, यानी अष्टवसु को जानने के लिए हमें महाभारत के पितामह भीष्म को जानना पड़ेगा। बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर है वो। फिर भी वो हस्तिनापुर के कुछ नहीं हुए, फिर भी वो सर्वे सर्वा है, यानी वो मंत्री थे, राजा तो कभी थे ही नहीं। तो उनके पिता भी एक पितामह भीष्म की तरह बहादुर व्यक्ति और देश के प्रधानमंत्री रहे, जैसे पितामह भी हस्तिनापुर के मंत्री रहे और देश के लिए शहीद हुए। यहाँ पिता की भी ख्याति देश विदेश में भी बहुत जबरदस्त हुई। यहाँ शनि और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है, जो बहुत शुभ है। किंतु एक चीज बहुत जबरदस्त देखने को मिलती है, किंतु शनि की 10वीं दृष्टि सीधा शुक्र पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो नवम भाव को पीड़ित कर रहा है। शायद इसकी वजह से उनको पिता का साथ ज़्यादा समय
न मिला। दूसरी तरीके से अपन हम देखते हैं कि पिता का जो कारक होता है सूर्य, और सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य वर्गोत्तम है, बहुत जबरदस्त पावर में है। उसके देवता विश्वदेव है। तो पिता की ख्याति देश विदेश में हुई, बहुत ही प्रचंड। उन्होंने जितने भी समय देश पर प्रधानमंत्री बनकर रहे, लेकिन विदेशों में भी उनकी चर्चाएं होती थी। इतने बड़े प्रधानमंत्री, बहुत ही उनकी ख्याति हुई, लोक चाहना बहुत उमली। लेकिन शनि कृतिका में से बैठ के सीधा उत्तराषाढ़ा में बैठे सूर्य पर सीधा नक्षत्र दृष्टि भी कर रहा है। तो यहां से वो नक्षत्र दृष्टि से सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है और वहां शुक्र को भी पीड़ित कर रहा है। और सूर्य से शनि छठे भाव में है, शत्रु भाव में। सूर्य जहां सप्तम भाव में है, वहां से शनि छठे भाव में यानी 12वें भाव में, शत्रु भाव में। तो शत्रुता बंधाता है और सूर्य को हानि पहुंचाता है। तो शायद ये भी एक कारण है कि उनको पिता का साथ ज्यादा समय नहीं मिल पाया। कुंडली में एक और चीज, सूर्य से अष्टम भाव में केतु भी है, वो भी अशुभ रिजल्ट देता है। तो ये सब चीजें कुछ हमें इंडिकेशन दे रही है कि पिता का साथ उनको ज्यादा समय नहीं मिला। सूर्य जो है पिता का कारक भी है और सत्ता का कारक भी है। और ये सूर्य सत्ता भाव यानी दसम भाव का स्वामी जो गुरु है, उसके साथ बैठा हुआ है केंद्र में। तो यह भी स्पष्ट होता है कि पिता राज सत्ता से जुड़े हैं और बहुत बड़े पद पर स्थित रह चुके हैं। अब नवम भाव से अगर हम धर्म की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। धर्म यानी मोरालिटी। भगवान कृष्ण ने जो गीता जी में समझाया हुआ है वो धर्म। तो नवम भाव में शुक्र ग्रह है जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और धर्म का जो कारक जो ग्रह है वो दो माने गए हैं, गुरु और सूर्य। तो गुरु जो धर्म का कारक है वो स्वयं धन राशि में, अपनी स्वग्रही राशि में दूसरे धर्म के कारक सूर्य के साथ बैठा हुआ है। दोनों ब्राह्मण ग्रह, गुरु और शुक्र ब्राह्मण ग्रह है, दोनों गुरु है, टीचर है। दोनों एक नवम भाव में स्थित है और एक नवम का कारक है वो स्वग्रही है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। और यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि उनके अंदर जो धर्म है, मानव धर्म कहो या स्वधर्म, जो कृष्ण ने समझाया था, कृष्ण भगवान ने गीता जी में, स्वधर्म का पालन वो अच्छे से कर रहे हैं। हाई मोरालिटी है उनके अंदर, तो वो कर रही हैं। और उनको ये सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन और नवम भाव में शुक्र वो करवा ही रहा है। अब हम दसम भाव से बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है ये भी, क्योंकि सत्ता का भाव है और कर्म का भाव है, सत्कर्म। दसम भाव में मंगल जो है मीन राशि में रेवती नक्षत्र में है। उनके देवता पुषणादित्य है जो उनको राज्य अधिकार और राज्य सत्ता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। पुषणादित्य को सत्ता की लालसा रहती है, सत्ता। यहां पे मंगल दिग्बली भी है 10वें भाव में। और दसम भाव का स्वामी, मीन राशि का स्वामी, सत्ता भाव का स्वामी गुरु, वो भी केंद्र में है स्वग्रही होकर, और वो भी सत्ता के कारक सूर्य के साथ है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है कि उनको सत्ता मिलनी तो तय है, आज नहीं तो कल कभी न कभी उनको सत्ता प्राप्त होनी है। और सत्ता से जुड़े कार्य भी उनको करने हैं। गुरु कृपा से सत्कर्म भी करेंगे और सेवा के कार्य भी वो अवश्य करेंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई देता है। अब एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव से हम बड़े भाई बहन या लाभ के बारे में देखते हैं। तो एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, उसका स्वामी मंगल
वो 10वें भाव में गुरु की राशि में है और स्वग्रही गुरु है, और एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु बड़े भाई का कारक माना गया है, तो उनको बड़े भाई राहुल जी है ही, और भाई से बहुत लाभ है क्योंकि एकादश पर गुरु की दृष्टि है स्वग्रही गुरु की, और भाई का साथ भी बहुत मिल रहा है, ये भी स्पष्ट है। और एकादश भाव का स्वामी जो है मंगल, वो गुरु की राशि में बैठा हुआ है केंद्र में, तो भाई से बड़ा भाई भी है, बड़ा भाई से लाभ भी है, और बड़ा भाई का साथ भी है, और वो भाई का साथ हमेशा रहेगा। 12वें भाव यानी द्वादश भाव से बात करते हैं, वहां से हम ज्यादातर व्यय, नुकसान ये सब देखते हैं। तो 12वें भाव में शनि वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में है, और उसका स्वामी जो है वो शुक्र के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी शुक्र शनि की राशि में और शनि शुक्र की राशि में। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है कि उनके जो व्यय हैं, खर्चे हैं, वो कम है, सोच समझकर खर्च होते हैं, फालतू खर्च नहीं करते हैं। शनि पर चंद्र की भी दृष्टि है, तो केवल सेवा की प्रवृत्तियों के लिए या अपने मित्रों के लिए ही खर्च कर रहे हैं, अननेसेसरी वो खर्च कर नहीं रहे। जीवन में ज्यादा कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है। राजकीय शत्रु का सामना करना पड़ेगा क्योंकि 12वां भाव शत्रु भी है, छुपा शत्रु, तो राजकीय छुपे शत्रुओं से ध्यान रखना पड़ेगा। और शुक्र से के साथ शनि का राशि परिवर्तन होने से वैवाहिक जीवन भी सुख रहेगा। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था प्रियंका गांधी जी की कुंडली का विश्लेषण करने का। दूसरे एपिसोड में हम प्रियंका जी की कुंडली का विश्लेषण में देखेंगे कि ये 2024 में क्या उनको प्रधानमंत्री बनने के योग है कि नहीं। ये वीडियो भी मैं लेके आ रहा हूँ, बस आप जल्द मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।